हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये जो वीडियो होने वाला है वो NSM 5 के प्रिपरेशन के लिए होने वाला है और ये क्विक रिवीजन होने वाला है। आपके जो चैप्टर है 12 चैप्टर्स उसका ये की पॉइंट्स है जिसमें आप अपने जो लास्ट टाइम में ये की पॉइंट्स को देख करके अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपके सामने ये वेटेज दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और उसका क्या वेटेज है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना करके आप ये पेपर दे सकते हैं। और जैसे कि आपको सबको पता है कि आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 50% मार्क्स लाना पड़ता है और उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जितना इसके कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट बेस्ट रहेगा कि आप आराम से उस ऑप्शन में से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। जैसा कि अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि अपने कितने चैप्टर यहाँ पे यूनिट 1 से यूनिट 12 तक 12 चैप्टर हैं और हर एक का वेटेज सामने दे रखा है। 8 इसका वेटेज है, मतलब 8 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आने हैं, 6 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से आने हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप होने वाला है। सेकंड आपका कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। थर्ड आपका लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसे 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और फोर्थ चैप्टर आपके लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 10 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उससे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से 6 क्वेश्चन आएंगे। नेट एसेट्स वैल्यू NAV टोटल एक्सपेंशन रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। टैक्सेशन से 4, इन्वेस्टर सर्विस से 15 क्वेश्चन, रिस्क रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ फंड से 7, म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस से 7 और म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन से 15 क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग देखिए तो आपके ये 100 मार्क्स का ये आपका पैटर्न रहने वाला है, वेटेज रहने वाला है। तो अब अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अपन देख रहे थे चैप्टर 1 के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। फाइनेंशियल प्लानिंग आप जानते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई एक इन्वेस्टर है तो वो अपनी जो इनकम है उसमें से अपना उस इनकम से क्या प्लानिंग करता है, कितना सेविंग कितना एक्सपेंडिचर में आता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल प्लानिंग दैट हेल्पिंग द क्लाइंट्स टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो अपना एक फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाता है। फाइनेंशियल गोल इज डिफाइंड विद द टाइम एंड मनी। और फाइनेंशियल गोल जो है वो टाइम और मनी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। उसका टाइम ओरिजिन कितना, उसके पास कितना उसका मनी है। जैसे बाइंग अ हाउस वर्थ 60 लाख आफ्टर 5 ईयर, उसको अगर 60 लाख का घर लेना है अगले 5 साल में, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसके लिए क्या फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, क्या उसको करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो कैटेगराइज द फाइनेंशियल गोल इनटू इमीडिएट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपन उसको टर्म दे सकते हैं कि वो नियर टर्म का है, कि मीडियम टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ गोल्स कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन करंट कॉस्ट, टाइम टू गोल एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फ्यूचर गोल ऑफ जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ गोल का जो फ्यूचर वैल्यू वो किस पे, दैट कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द करंट कॉस्ट। तो करंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है उस पर हो सकती है। टाइम टू गोल एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एस्टिमेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गोल डन थ्रू फ्यूचर वैल्यू फंक्शंस। तो हम जो एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू फाइनेंशियल गोल, जो हमने गोल डिसाइड किया उसका फ्यूचर वैल्यू दैट कैन बी दैट गोल्स डन थ्रू फ्यूचर वैल्यू फंक्शंस। अब फ्यूचर वैल्यू फंक्शंस दैट इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू पी वी 1 + r/100 की होल पावर n। तो अपन ये कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू उसका कंपाउंडिंग फॉर्मूला है अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। एस्टेब्लिश द क्लाइंट रिलेशनशिप, डिफाइन क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप, गैदरिंग क्लाइंट फाइनेंशियल डेटा एंड डिफाइनिंग फाइनेंशियल गोल। उसका फाइनेंशियल डेटा क्या है, उसको डाटा को उसको कलेक्ट करके एंड देन डिफाइन करना उनके फाइनेंशियल गोल्स को। एंड देन एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटस। उसको उसके फाइनेंशियल स्टेटस को एनालाइज करके उसको इवेल्युएट करना। डेवलपिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन एंड मॉनिटरिंग द प्लान। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना,
डेवलप और प्रेजेंट करना फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशंस को, इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन, उसके अकॉर्डिंग फिर जो क्या जो हो सकता है उसको रिकमेंड करना, एंड मॉनिटरिंग द प्लान, उसके प्लान को मॉनिटर करना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द मीटिंग फाइनेंशियल गोल. तो उसका राइट कॉम्बिनेशन, जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का राइट प्लानिंग करके उसको बताना. वेल्थ साइकिल एंड लाइफ साइकिल. वेल्थ साइकिल की अगर बात करें तो एक्यूमुलेशन फेज, ट्रांजिशन फेज, रिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इंटी जनरल वेल्थ ट्रांसफर. लाइफ साइकिल की बात करें तो चाइल्डहुड, यंग अनमैरिड, यंग मैरिड, मैरिड विथ यंग चिल्ड्रन, मैरिड विथ ओल्डर चिल्ड्रन, प्री रिटायरमेंट एंड देन रिटायरमेंट. लाइफ साइकिल का तो बचपना है, कुंवारा है, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर रिटायरमेंट से पहले और देन रिटायरमेंट. ठीक है, तो इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल रहती है. एक्यूमुलेशन फेज जो होता है, एक ऐसा स्टेज होता है व्हेन इन्वेस्टर्स आर सेविंग मनी फॉर लॉन्ग टर्म टू बिल्ड वेल्थ. स्टार्टिंग फेज जो होता है वहाँ पे क्या किया जाता है कि वो पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट सेव किया जाता है, एंड नॉट डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम. Accumulation phase of wealth cycle can be compared to the childhood, young married and young married. स्टार्टिंग फेज को क्या बोलते हैं अपन? एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं. ठीक है, ये भी अपन देखा था. दूसरा होता है अपन यहाँ पे ट्रांजिशन फेज. तो एक्यूमुलेशन फेज एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करता है, मनी सेव करता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए. क्यों? जिससे कि वो अच्छा वेल्थ बन जाए, नॉट डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम. और अब उस पर डिपेंड ना रहते हुए एक्यूमुलेशन फेज जो होता है ऑफ अ वेल्थ साइकिल कैन बी कंपेयर टू. अब इस एक्यूमुलेशन फेज को अपन किससे कंपेयर कर सकते हैं? चाइल्डहुड, यंग अनमेरिड और यंग मैरिड, या मैरिड विथ यंग चिल्ड्रन. दैट इज फेज ऑफ अ लाइफ साइकिल. उसके उसके अकॉर्डिंग अपन एक्यूमुलेशन फेज को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं. ऐसा इंडिविजुअल हुज फ्यू ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट, उसको बोलेंगे ट्रांजिशन फेज. एंड इंडिविजुअल हुज फ्यू ईयर्स बिफोर ट्रांजिशन रिटायरमेंट इज ट्रांजिशन फेज. और ट्रांजिशन फेज होता है द इंडिविजुअल वुड बी अचीविंग सम ऑफ द की फाइनेंशियल गोल लाइक चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, मैरिज, बाइंग अ बिगर हाउस. इंडिविजुअल वुड बी अचीविंग सम ऑफ द की फाइनेंशियल गोल, इसमें से बहुत सारे तो वो अचीव कर चुका होगा, लाइक चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, और शादियाँ, बाइंग अ बिगर हाउस, एक बड़ा मकान. अपन बात करते हैं आगे रीपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फेज. इसमें क्या होता है? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिटायरमेंट फेज. रीपिंग बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलो, ये क्या आपका रिटायरमेंट फेज है. एक यंग जो इन्वेस्टर है दैट नीड लोअर इन्वेस्टमेंट इनकम बट हायर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन. एक यंग इन्वेस्टर जो होता है ना दैट नीड लोअर इन्वेस्टमेंट इनकम, वो चाहता है कि मैं कम इन्वेस्ट करूं बट हाई इंश्योरेंस प्रोटेक्शन. ओल्डर इन्वेस्टर नीड हायर इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लोअर इंश्योरेंस. यंग इन्वेस्टर की ज़रूरत है लोअर इन्वेस्टमेंट इनकम, कि वो इन्वेस्टमेंट क्या करे, लो और हाई इंश्योरेंस प्रोटेक्शन. ओल्डर इन्वेस्टर नीड हायर इन्वेस्टमेंट एंड लो इंश्योरेंस. ये डिफरेंस है मेजरली. द allocation to growth or income oriented assets that will be determined by wealth stage of the investor. The allocation allocate करना किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए और इनकम ओरिएंटेड एसेट्स के लिए, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय wealth stage of investor. Wealthy investor do not need goal based financial planning but need planning to manage their wealth. तो allocation to growth और income oriented assets के लिए that be determined by wealth stage of the investor.
उसका वेल्थ एसेट्स कैसा है इन्वेस्टर का, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा। और जो वेल्थ इन इन्वेस्टर मतलब पैसे वाले लोग हैं, दैट डू नॉट नीड गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। जिनके पास पैसा है तो वो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, बट नीड प्लानिंग टू मैनेज देयर वेल्थ। तो वेल्थ इन इन्वेस्टर को प्लानिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो अपने वेल्थ को मैनेज कर पाए, है ना। रिस्क प्रोफाइलिंग, risk profiling seeks to understand the risk appetite of investor to ascertain an appropriate assets allocation plan. Risk profiling seeks to understand the risk appetite of investor to ascertain an appropriate assets allocation plan. जो रिस्क प्रोफाइलिंग है ना, लिया जाता है टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना वो रिस्क ले सकता है, टू असर्टेन एन अप्रोप्रिएट एसेट अलोकेशन प्लान। तो उसके अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट असर्टेन कर सकता है अपने एसेट्स को अलोकेट करना, ठीक है। अब रिस्क एपेटाइट किस पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट जिसके अपन बात कर रहे थे, रिस्क प्रोफाइलिंग, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगी रिस्क एपेटाइट की। वो डिपेंड करता है अपॉन एज, एक्यूमुलेटेड कैपिटल, उसके पास पैसा कितना है, उसकी एज क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, उसकी इनकम की स्टेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर, कितने लोग कमा रहे हैं, और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कितने लोग उस पर निर्भर हैं। A model portfolio is indicative of idle assets allocation. एक जो मॉडल पोर्टफोलियो जो बनता है वो इंडिकेट करता है, इज इंडिकेटिव ऑफ आइडल एसेट अलोकेशन, एक बेहतर एसेट्स अलोकेट करना, दैट बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स प्रोफाइल एंड गोल। तो वो पूरा पूरा इन्वेस्टर की प्रोफाइल और गोल्स पे रहेगा। असेट अलोकेशन, एसेट्स को अलोकेट करना, डिसाइडिंग ऑन हाउ मच टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। तो एसेट अलोकेशन क्या है, यह डिसाइड करना कितना इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है, कितना गोल्ड एंड रियल एस्टेट में रखना है, एंड अलोकेटिंग द फंड्स बिटवीन दीज एसेट्स, और उनके फंड्स को अलोकेट करना अलग 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 एसेट्स के अकॉर्डिंग। Asset allocation must take correlation of assets into account. For example, asset allocation must take correlation of assets into account. For example, equity markets, gold prices are negatively correlated. Asset allocation must take correlation of assets into account. For example, equity markets and gold prices that are negatively correlated. Asset allocation that remain faithful to the investor's financial goal and risk profiling is called strategic assets allocation. तो एसेट एलोकेशन क्या है, दैट रिमेन फेथफुल टू इन्वेस्टर फाइनेंशियल प्लान। तो ये एक इन्वेस्टर फाइनेंशियल जो गोल है उसके उसके उससे फेथफुल रहे, रिस्क प्रोफाइल रहे, जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन होता है। स्ट्रेटेजिक क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी बनाई है और वो इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग है। स्ट्रेटेजिक assets allocation is changes when changes in family status of the individual, change in financial goal or risk scenario. Strategic assets allocation is changes, बदलता रहता है when changes in family status of the individual, change in financial goal और risk scenario. तो जैसे जैसे स्ट्रेटेजी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। अब ऐसे बात करें कि when changes in family status of the individual, अब उसकी इंडिविजुअल की उसके फैमिली में क्या स्टेटस है, उसका फाइनेंशियल गोल अगर चेंज होता है
और उसके रिस्क सिनेरियो में चेंज होता है, तो ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन भी बदल सकता है। चेंज इन मार्केट कंडीशन जनरली शुडंट अफेक्ट द स्ट्रेटेजिक एसेट्स एलोकेशन। तो मार्केट कंडीशन के अंदर जो बदलाव है, दैट शुड नॉट अफेक्ट स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। आगे देखते हैं अपन। अब एक आता है टैक्टिकल एलोकेशन। ये क्या होता है? टैक्टिकल एलोकेशन इन्वॉल्व इंक्लूडिंग अ मार्केट व्यू, expectation about performance of assets class into assets allocation decision. तो tactical allocation that involve including a market view के अकॉर्डिंग होगा, expectation about performance of assets class into assets allocation decision। तो जहाँ पर टैक्टिक लगाते हैं तो उसको बोलेंगे टैक्टिकल एलोकेशन। अब फिक्स एलोकेशन क्या होगा इसमें? दैट रीबैलेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो टू मेंटेन द फिक्स रेशियो वेयर फ्लेक्सिबिलिटी एसेट्स एलोकेशन डज नॉट। ठीक है, तो इसमें फिक्स एलोकेशन है कि उसने आपका मेंटेन करने के लिए, रिबैलेंसिंग करने के लिए उसके पोर्टफोलियो को, ये फिक्स एलोकेशन होता है। अब सबसे कंफ्यूजेबल स्टेज आ गई आपके, बिहेवियरल बाइसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। जब डिसीजन लिया जाता है तो उससे बिहेवियर में क्या बाइसेस आता है, क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस रहते हैं? एक है कन्फर्मेशन बायस, एक है फेमिलियरिटी बायस, एक है हर्ड मेंटेलिटी, एक है लॉस अवर्जन। चारों में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखेंगे अपन। अगर ऐसी टेंडेंसी है टू लुक फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड दैट कंफर्म, और ये कंफर्म कर देता है देर ऑलरेडी हैड बिलीफ और व्यू अबाउट दैट, यूजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू कंफर्म देयर एग्जिस्टिंग व्यू। तो मैं जिसके बारे में मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं जिसके बारे में बिलीव करता हूँ और उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर लूँ, देखो जो ऑलरेडी मैंने बिलीफ और व्यू बनाया है उसी में अगर मैं अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर लूँ तो उसको बोलेंगे कन्फर्मेशन बाय। जानता था और मैंने कंफर्म कर दिया, कन्फर्मेशन बायस, मैंने कंफर्म कर दिया। फेमिलियरिटी बायस का मतलब क्या है? इन्वेस्टर क्या करता है, जो इन्वेस्ट करने वाला है, दैट फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट विच आर फेमिलियर, जिसको वो जानता है, जैसा फंड वो जानता है उसने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, है ना, दैट इज फेमिलियर बायस। दिस बायस क्या करता है? द बायस प्रिवेंट्स द इन्वेस्टर फ्रॉम, उस किससे प्रिवेंट करेगा? फ्रॉम लुकिंग फॉर न्यू बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि हो सकता है वो नए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को वो नज़रअंदाज कर दे। हर्ड मेंटेलिटी क्या है? एवरी वन इज इन्वेस्टिंग, हर एक जन इन्वेस्ट कर रहा है तो मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, दैट फॉलो इन्वेस्ट वेयर एवरी वन इज इन्वेस्टिंग। लो वर्जन में क्या है? इन्वेस्टर्स जो है रेदर ऑप्ट टू अवॉइड लॉसेस। वो क्या चाहता है कि वो अपना लॉसेस को अवॉइड करे, होल्ड ऑन करे टू लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड होपिंग टू मेक प्रॉफिट ओनली फ्रॉम दोज स्टॉक। उसको बोलेंगे लॉस अवर्जन। नेक्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस और रेसेंसी बायस। ओवर कॉन्फिडेंस एंड रेसेंसी बायस। इंडिविजुअल्स और कॉन्फिडेंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक किसी इंडिविजुअल का अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, विच क्लाउड्स जजमेंट, जिससे क्या होगा, उसका जजमेंट क्लाउड्स होता है, मतलब कन्फ्यूजेबल हो जाता है। रेसेंसी वाइज में रिसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। रेसेंसी मतलब रिसेंट, तो रेसेंसी में रिसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस, मतलब एक मैंने सही और एक मैंने गलत एक्सपीरियंस लिया, जिससे क्या इन्फ्लुएंस होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसको बोलेंगे रेसेंसी बायस। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए कौन सा राइट इन्वेस्ट जो प्रोडक्ट, कौन सा राइट सेलेक्ट करना इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट। पहली बात, चार एसेट्स क्लास होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है फिक्स इनकम, एक होता है गोल्ड, एक होता है रियल एस्टेट। चार एसेट्स क्लासेस है, एक है इक्विटी, एक फिक्स इनकम, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। ठीक है,
देखो, फर्स्ट बात करते हैं अपन रियल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। रिटर्न्स जनरेटेड बाय एसेट्स क्लास आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। रियल रेट ऑफ रिटर्न में दैट रिटर्न्स जनरेटेड बाय एसेट्स क्लास आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, उसको बोलेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न, ROR। मैंने इन्फ्लेशन हटाने के बाद जो रिटर्न जनरेट किया उसको बोलेंगे मैंने ये रियल रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे FD की रेट है 8% और इन्फ्लेशन देता है 5% का, तो रियल रेट क्या हो गया? 1 प्लस इन्वेस्टमेंट रेट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन का जो आंसर आता है -1 कर देंगे, उसको बोलते हैं रियल रेट। अब इन इंडिया के अंदर फिजिकल एसेट्स वर प्रिफर्ड और फाइनेंशियल एसेट्स ड्यू टू देयर टेंजिबल फॉर्म। हम फाइनेंशियल एसेट्स को, है ना, फिजिकल एसेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट फिक्स्ड इनकम saving scheme offer guaranteed return, while equity bonds and mutual funds are non-guaranteed investment because they carry market risk. गवर्नमेंट फिक्स इनकम सेविंग स्कीम्स जो है वो गारंटेड रिटर्न देती है वाइल इक्विटी बॉन्ड्स के दौरान, एंड म्यूचुअल फंड्स एंड नॉन गारंटेड इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे कैन मार्केट रिस्क, उसको मार्केट रिस्क रहती है इसके अकॉर्डिंग। गोल्ड में भी हेल्ड इन फिजिकल और फाइनेंशियल फॉर्म्स। सोने की बात करें, दैट मे बी हेल्ड इन फिजिकल और फाइनेंशियल, दोनों फॉर्म में हो सकती है। फिजिकल फॉर्म आप सोना घर पे खरीद के ला सकते हो और फाइनेंशियल फॉर्म्स में भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल फॉर्म इज रिकमेंडेड, तो इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल फॉर्म में है उसको रिकमेंड किया जा सकता है क्योंकि चोरी नहीं होता। फिजिकल गोल्ड इज कंसिडर्ड एज ट्रू इंटरनेशनल एसेट्स क्लास। जो फिजिकल गोल्ड है उसको कंसिडर किया जाता है ट्रू इंटरनेशनल एसेट्स क्लास में। गोल्ड ETF is a better investment compared to gold linked companies fund। गोल्ड का ETF ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है बजाय गोल्ड की लिंक कंपनी फंड। जैसे अगर मैं बोलूँ SBI गोल्ड में पैसा लगाने के बजाय गोल्ड की ETF में पैसा लगाना चाहिए, जिससे कि गोल्ड में पैसा लगाने का मतलब ये है कि कंपनीज में जो कंपनी गोल्ड निकालने वाली है, अब देखो गोल्ड तो निकल रहा है, हमने उस पर पैसा लगाया, तो जब तक निकलेगा तब तक ठीक है, नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड का ETF का मतलब कितनी डिमांड है गोल्ड की, उसके अकॉर्डिंग अपन मार्केट जो है वो उसको बोल सकते हैं अपन की ये ETF से। REMFs आर रिकमेंडेड, तो REMFs को रिकमेंड किया जाता है। और फिजिकल रियल एस्टेट के भी से भी ज़्यादा REMFs जो रिकमेंड किया जाता है ड्यू टू किस लिए, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी एंड कंसंट्रेशन। इन्वेस्टर्स कम है, लिक्विडिटी भी है ना, और कंसंट्रेशन। इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिस्की फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है तो उसको इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एक्सपोजर टू इक्विटीज थ्रू म्यूचुअल फंड्स रिड्यूस रिस्क ड्यू टू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। तो एक्सपोजर टू इक्विटीज थ्रू म्यूचुअल फंड्स, अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपन बात करते हैं तो एक्सपोजर टू इक्विटीज थ्रू म्यूचुअल फंड रिड्यूस रिस्क ड्यू टू द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं डिबेंचर ऑफर गोल्डन। देखो मैंने बात कर रहा था, एक तो होता है एक होता है बॉन्ड, एक होता है डिबेंचर ऑफर टू रिटेल इन्वेस्टर्स दैट आर सिक्योर्ड एंड लिस्टेड बट लिक्विडिटी इज लो। डिबेंचर की लिक्विडिटी तो रहती कम, बट ये सिक्योर रहते हैं और लिस्टेड रहते हैं। कंपनी डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर एंड रिस्की। कंपनी के जो डिपॉजिटर है उस अनसिक्योर और रिस्की ज़्यादा है। Infrastructure bonds are unsecured and have low liquidity.
दे आर प्रिफर्ड फॉर टैक्स बेनिफिट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के बारे में बात करें वो भी अनसिक्योर है, उनमें भी लिक्विडिटी कम रहती है। दे आर प्रिफर्ड फॉर टैक्स बेनिफिट, वो टैक्स बेनिफिट के लिए बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट रिस्क, अगर मैंने पैसा लगाया है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें रिस्क है। इन्फ्लेशन रिस्क, मार्केट ऊपर नीचे होगा, वॉलेटिलिटी है। लिक्विडिटी रिस्क, चाहिए जब पैसा न मिल सकता। क्रेडिट रिस्क, हो सकता है पैसा डिले हो जाए। मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क हो सकता है। प्राइस रिस्क, प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, और इंटरेस्ट रेट में भी रिस्क हो सकता है कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो। अब बात करते हैं अपन पीपीएफ की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वन अकाउंट पर इंडिविजुअल, वन अकाउंट पर इंडिविजुअल, ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 15 ईयर्स। इसमें 15 साल की मैच्योरिटी रहता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 पर एनम, मैक्सिमम 1.5 लाख। साल के आप ₹500 से स्टार्ट करके मैक्सिमम 1.5 लाख तक पैसा जमा करा सकते हो 15 सालों के लिए। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर एटीसी। तो पीपीएफ में भी जो टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है वो एटीसी के अकॉर्डिंग मिलता है। विद द अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक 5 ईयर बैंक एफडी, एनएससी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ईएलएसएस स्कीम, होम लोन प्रिंसिपल। तो पीपीएफ में पैसा जो है वो एटीसी के अकॉर्डिंग जब अपन जमा कराते हैं काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 5 साल की एफडी हो, एनएससी हो, एलआईसी का प्लान हो, या ईएलएसएस की स्कीम हो, या होम लोन प्रिंसिपल हो। पीपीएफ इज प्रिफर्ड फॉर रिटर्न इंश्योरेंस बट इज़ नॉट लिक्विड। ये रिटर्न एश्योरेंस के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है बट नॉट लिक्विड, मतलब ये लिक्विडिटी इसकी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। It is regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA। एनपीएस जो है that are regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authorities। तो regulated by Pension Regulatory and Development Authority। Permanent Retired Account Number, PRAN, Permanent Retired Account Number that are allotted to the investor, इन्वेस्टर को अलॉट किया जाता है यू अपॉन ओपनिंग ऑफ अकाउंट इन एनपीएस। अकाउंट, अगर एनपीएस में अकाउंट खुला दे तो एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसको जैसे प्रैन नंबर मिलते हैं अगर वो एनपीएस में अकाउंट खुलाता है तो। और एनपीएस के बारे में क्या था अपन ने पढ़ा अभी, ये किससे रेगुलेट, इसको रेगुलेट कौन करता है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनपीएस पोर्टफोलियो कंसिस्ट, एनपीएफ में क्या क्या होता है? एसेट्स क्लास ई से इक्विटी, assets class C is a corporate bond, carries credit risk also. Assets class G is the government bonds. Assets class A, alternate assets class, investment in mortgage and backed securities. तो अपन ये वाला देख चुके थे, पीपीएफ के बारे में अपन पढ़ चुके थे कि इसमें 15 साल के लिए इसका 15 साल का मेच्योरिटी पीरियड रहता है और ₹500 मिनिमम पर एनम 1 साल की जमा कराने पड़ते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा करा सकते हैं, एटीसी के अंदर ही आता है ना। ये रिटर्न एश्योरेंस के लिए बढ़िया है बट इज़ नॉट लिक्विड। जैसा आप जब मांगोगे तब एंड टू एंड पैसा नहीं मिलता इसमें। एनपीएस के बारे में भी देखे थे, नेशनल पेंशन सिस्टम। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीएफआरडीए, तो एनपीएस वो कौन रेगुलेट करता है? ये पेंशन फंड
रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PRN अलॉटेड टू द इन्वेस्टर, मतलब इसमें PRN मिलता है जब अकाउंट ओपन कर दो। PRN मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे पैन नंबर होता है ना वैसे। NPS पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ एसेट्स क्लास ई फॉर इक्विटी, पैसा इक्विटी में लगाएंगे। एसेट्स क्लास सी मतलब कॉर्पोरेट्स बॉन्ड दैट कैरी क्रेडिट रिस्क। और जी से गवर्नमेंट बॉन्ड। एंड ए से अल्टरनेट एसेट्स क्लास, इन्वेस्टमेंट इन मॉर्गेज एंड बैकेज सिक्योरिटी, लोन वगैरह के अंदर। एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटी, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल दिस शुड बी रेगुलेटेड बाय सेबी, ये सब सेबी रेगुलेट करती है। इन्वेस्टर कैन एक्टिवली चूज एग्रेसिव लाइफस्टाइल फंड जिसमें इक्विटी होता है 75%, मॉडरेट लाइफस्टाइल फंड जिसमें इक्विटी एक्सपोर 50%, एंड देन कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल फंड जिस फंड जो होता है उसमें इक्विटी होता है 25%। ये सब आपके हाइब्रिड फंड में आते हैं इस तरह से। तो अगर एग्रेसिव है तो 75% तक इक्विटी हो सकता है, मॉडरेट में 50% तक हो सकता है, और कंजर्वेटिव बहुत कंजर्वेटिव मतलब तो इक्विटी 25% तक हो सकता है। ऑटो ऑप्शन इन NPS decides the equity exposure in NPS portfolio for investor based on their age। अगर मैंने ऑटो ऑप्शन डाल रखा है NPS के अंदर तो वो एज के अकॉर्डिंग अपना ऑटो ऑप्शन ले सकता है। इन्वेस्टर्स एज इंक्रीजेज, एक्सपोजर टुवर्ड्स इक्विटी रिड्यूस, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो उसका जो इक्विटी वाला जो होगा वो पोर्शन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। इन्वेस्टर्स वुड हैव टायर 1 पेंशन लिमिटेड विड्रॉल फैसिलिटी। टायर 1 अकाउंट के लिए इन्वेस्टर अगर है तो पेंशन होगा, लिमिटेड विड्रॉल फैसिलिटी हो जाएगी, पैसा निकालने की जो लिमिटेड विड्रॉल हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। टायर 2 अकाउंट्स में सेविंग अकाउंट पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटीज पॉसिबल, कुछ मात्रा में पैसा विड्रॉल हो सकता है, बट एक्टिव टायर 1 अकाउंट इज नेसेसिटी। चैप्टर नंबर 2 में आ जाता है अपन। चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 2 से बात करें, चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का क्या रोल और क्या कंसेप्ट है उसके बारे में डिफाइन बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द म्यूचुअल फंड। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो डिफाइन करता है रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द म्यूचुअल फंड। वो रिस्क डिफाइन जो होता है रिस्क रिटर्न उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे देखते हैं अपन आगे। फर्स्ट है, अगर मैं बात करूँ ओवरनाइट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, ठीक है। क्या रिस्क रिटर्न प्रोफाइल का देख लेते हैं एक बार। ओवरनाइट फंड क्या है, जिसकी मैच्योरिटी क्या होती है 1 बिजनेस डे, हैविंग ए मैच्योरिटी ऑफ 1 बिजनेस डे। द स्कीम इंटेंड्स टू प्रोवाइड रीजनेबल इनकम अलॉन्ग विथ हाई लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी हाई रहती है, ठीक है। बाय इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटी हैविंग मैच्योरिटी 1 बिजनेस डे, है ना। लिक्विडिटी हाई का मतलब जैसे अगर आपने आज रिडीम का किया तो कल पैसा आपको मिल जाएगा। 1 डेज की मैच्योरिटी रहती है, एक दिन बाद आप पैसा कभी भी निकाल लो, उसमें टैक्स भी कम हो जाता है। इक्विटी की बात करें तो जो जनरेट कैपिटल अप्रिसिएशन, इक्विटी में पैसा लगाना मतलब कैपिटल अप्रिशिएट करना फ्रॉम ए पोर्टफोलियो प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी फंड में वो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। हाइब्रिड क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट, और इसका मतलब होता है टू जनरेट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी में एंड security of company across the market capitalization spectrum. The fund also invests in debt and money market instrument with a view to generate regular income. तो इक्विटी में भी ये इन्वेस्ट करता है और डेट में और मनी मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। एक आपके होता है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ये लॉन्ग ड्यूरेशन फंड क्या होता है,
The primary objective of the scheme is to generate a steady stream of income through investment in fixed income security. इनका जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव रहता है इस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का वो क्या है, तो जनरेट ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम, मतलब लगातार कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करता रहता है इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, पैसा इन फिक्स इनकम सिक्योरिटी में लगाने के बाद। यूनिट कैपिटल, नंबर ऑफ यूनिट कितने मिले और फेस वैल्यू कितनी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट कैपिटल आ जाएगा अपने पास। फेस वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट इज एज्यूम टू बी 10 रुपये। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेंज विद द चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। जैसे मार्केट प्राइस बदलेगी तो वही इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो होगा पोर्टफोलियो बदल जाएगा। AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करंट एनएवी है इनटू टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। अपना जो AUM है, हाँ, वो AUM किसके बराबर होगा, करंट एनएवी कितनी है और टोटल मुझे कितने यूनिट्स मिले मल्टीप्लाई करेंगे, देन करंट एनएवी आ जाएगी, टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। नेट एसेट्स की बात करूँ तो टोटल एसेट्स प्लस एक्योर इनकम। टोटल एसेट्स कितना मेरे पास, उसमें कितना इनकम मैंने एक्योर किया, उसमें से लाइबिलिटी में माइनस कर दूंगा और एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, तो वो आ जाएगा नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स की वैल्यू निकालनी तो नेट एसेट्स में अगर मैं टोटल यूनिट्स का डिवाइड दे दूँ तो नेट एसेट्स वैल्यू आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की जो मार्केट वैल्यू मतलब दैट इज टोटल एसेट्स, और उसमें इनकम प्लस हो जाएगी, लाइबिलिटीज जो करंट लाइबिलिटीज है वो माइनस हो जाएगा, एक्सपेंसेस खर्च माइनस हो जाएंगे, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स उसको डिवाइड दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा एनएवी, नेट एसेट्स वैल्यू। लेट्स एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख एंड द एनएवी ऑफ द फंड इज 50, ठीक है, अभी मैंने 1 लाख रुपए डाला और उसमें अभी 50 रुपये की एनएवी चल रही है, तो फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़। एक की फेस वैल्यू 10 रुपये, तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे, 2000 यूनिट्स मिलेंगे, है ना। आपको यूनिट मिलेंगे 2000। 1 लाख डिवाइड बाई 50 पर यूनिट, तो 2000 यूनिट मिल गए, 2000 यूनिट्स मिल गए। हियर द फेस वैल्यू एंड एग्जिट लॉट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ आपके फेस वैल्यू का और एग्जिट लॉट का कोई डिफरेंस लगा ही नहीं, क्योंकि जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसमें एग्जिट लॉट लगता ही नहीं है, तो पूरा पूरा यूनिट्स मिल जाता है। अब देख लेते हैं करंट एनएवी कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट द एनएवी, कैलकुलेट द एनएवी गिवन द बिलो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लो वैल्यू ऑफ स्टॉक 150 करोड़ है, बॉन्ड की जो वैल्यू 67 करोड़ है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 2.36 करोड़, डिविडेंड एक्योर बट नॉट रिसीव, डिविडेंड एक्योर तो हो गया, रिसीव नहीं 1.09, इंटरेस्ट एक्योर बट नॉट रिसीव, उस जो ब्याज मिल घोषणा होगी 2.68 करोड़ का, लेकिन मिला नहीं है। फीस जो पेबल है 0.36 करोड़ और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 1.90 करोड़, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या कैसे निकालेंगे, देखते चलो नीचे। डिविडेंड एक्योर्ड एंड इंटरेस्ट एक्योर्ड आर टाइप्स ऑफ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। डिविडेंड एक्योर जो घोषणा हो गई, इंटरेस्ट एक्योर जो इंटरेस्ट की घोषणा हो गई, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनकम बट नॉट रिसीव। तो क्या करेंगे अपन, वैल्यू ऑफ स्टॉक 150, 67 वैल्यू ऑफ बॉन्ड 2.36, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 1.09, दैट इज डिविडेंड एक्योर। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है, डिविडेंड एक्योर्ड और इनकम इंटरेस्ट एक्योर्ड, इनको भी अपन जोड़ेंगे, जो फीस पेबल जो खर्चे को माइनस करेंगे और नंबर ऑफ कितने यूनिट्स है उसको डिवाइड दे देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेवी का 222.77, ऊपर वाले का डिवाइड 1.90 करेंगे तो 117.25 आंसर आ जाएंगे आपके पास। एक और देखते हैं अपन फॉर्मूला। कैलकुलेट द नेवी, स्टॉक्स की वैल्यू है 230 करोड़ रुपए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का 5 करोड़, डिविडेंड एक्योर बट नॉट रिसीव दैट इज 2.39 करोड़, अमाउंट पेबल ऑन परचेज ऑफ शेयर, आपने जब शेयर खरीदा तो कितना अमाउंट पेबल, मैंने 7.5 करोड़ दिया,
अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर, तो 2.34 करोड़ रुपए मैंने जब अमाउंट रिसीव किया था। फीस पेबल 0.41, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग 2.65 करोड़। तो ध्यान से देखो, स्टॉक्स की वैल्यू 230, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू 5 करोड़। जो डिविडेंड एक्योर हो गया कि ये मिलने वाला है, तो वो भी आपकी इनकम में आएगा, तो वो 2.39 करोड़ हो गया। और अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ शेयर, सेल बेचने के बाद ही पैसा मिल गया आपको, तो 2.30 करोड़ वो भी आपकी जुड़ गया। और अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर, अब आपने जब शेयर नया खरीदा तो उसके लिए आपने 7.5 करोड़ रुपये पे किए, तो वो तो आपके माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो तो आपके चले गए, माइनस 7.5। और जो फीस पेबल लगी वो भी हमने माइनस कर दी। जो टोटल इसका आंसर है 31.82, और यूनिट से 2.65 डिवाइड करेंगे तो 87.48 आ जाएगा। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स ऑफर बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कि म्यूचुअल फंड आपको क्या बेनिफिट्स देता है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, एक प्रोफेशनली फंड मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करके देता है। एक लो कॉस्ट एंड लिक्विडिटी, कम प्राइस में देता है और लिक्विडिटी मिल जाती है आपको अच्छे से। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ से, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स। अगर इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता है, दे माइट हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, इसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एंड गोल इन माइंड, सबका माइंड में एंड गोल तो रहता ही रहता है। देयर माइट बी पीपल हु आर लुकिंग फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, रेगुलर इनकम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटल अप्रिसिएशन रेगुलर इनकम। Each mutual fund scheme must have pre-announced investment objective. देयर माइट बी पीपल, ऐसे लोग भी हैं जो लुकिंग देखते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन, पैसा बढ़ जाए, या रेगुलर इनकम मिल जाए, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों चीज़ हो जाए, कैपिटल अप्रिसिएट हो जाए, रेगुलर इनकम हो जाए। ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव प्री अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पहले से प्री अनाउंस करके रखता है। म्यूचुअल फंड्स कैन ऑफर assured रिटर्न प्रोवाइड देयर इज फाइनेंशियल गारंटर, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स कैन आल्सो कर सकता है एश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइडेड दैट देयर इज अ फाइनेंशियल गारंटर। अब देख लेते हैं अपन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। जैसे एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है इंटरवल फंड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ओपन एंडेड फंड एसेट्स क्लास कौन सी है। ओपन एंडेड फंड हमेशा इक्विटी फंड्स है, और रिटायरमेंट फंड्स हो सकते हैं। अदर स्कीम्स में देखें तो फंड ऑफ फंड हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, तो ओपन क्लोज इंटरवल। स्ट्रक्चर इनके तीन अलग अलग है, या तो ओपन खुल जाएगा दोबारा, क्लोज है तब आगे नहीं लगा सकते इन्वेस्टमेंट, इंटरवल फंड्स तो अलग अलग ऐसे इंटरवल्स होते हैं। एसेट्स क्लास की बात करें तो इक्विटी में लगा सकते हैं, डेट में लगा सकते हैं, हाइब्रिड में लगा सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर रिटायरमेंट का उसका प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग फंड बना रखा है। चिल्ड्रंस है तो चिल्ड्रंस के लिए एक फंड बना रखा है। कुछ अदर स्कीम ऐसे हैं, एफ ओ एफ, फंड ऑफ फंड। आप ऐसे फंड में पैसा लगाते हो कि वो किसी भी म्यूचुअल फंड से पैसा लगा सकते हैं। एक इंटरनेशनल फंड, एक ई टी एफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक इन्वेस्टर दैट कैन परचेज और सेल म्यूचुअल फंड यूनिट इन ओपन एंडेड फंड एट एनी टाइम। तो ओपन एंडेड फंड का यही फायदा है कि वो कभी भी उसको परचेज और सेल कर सकता है। इन्वेस्टर कैन बाय एडिशनल यूनिट्स इन द स्कीम एनी टाइम आफ्टर स्कीम ओपन्स फॉर द ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन। तो क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्टर आल्सो उसको एडिशनली कभी भी उसमें आगे ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। क्लोज एंडेड फंड्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्लोज एंडेड फंड जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन क्लोज एंडेड फंड ओनली ड्यूरिंग एनएफओ। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि ये जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं ना, इसमें पैसा कब इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन क्लोज एंडेड फंड ओनली ड्यूरिंग एनएफओ, केवल एनएफओ के दौरान ही इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। द फंड विल क्लोज आफ्टर मैच्योरिटी, और जो फंड होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी बाद में बंद हो जाएगा वो। फिर आगे बात करें तो यहाँ पे नो फ्रेश परचेज रिडेम्पशन अलाउ आफ्टर द एनएफओ ऑफ द फंड, और एक बार जो पैसा इनसे इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, एनएफओ के दौरान, उसके बाद में कोई फ्रेश परचेज, नो फ्रेश परचेज मतलब दोबारा से नया तरीके से कोई खरीद नहीं सकता। रिडेम्पशन अलाउ आफ्टर द एनएफओ ऑफ द फंड, फंड के एनएफओ में जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद में अपन पैसा रिडीम भी नहीं कर सकते। पोस्ट द एनएफओ द ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एएमसी, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर फिर भी अगर आपको ट्रांजेक्शन्स करना हो, पैसा अगर चाहिए हो, रिडीम करना हो, तो आप अलग से स्टॉक मार्केट में उसे आप कर सकते हो। इसमें एएमसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। इंटरवल फंड्स आर क्लोज एंडेड फंड्स बट बिकम ओपन एंडेड एट द स्पेसिफिक इंटरवल। देखो वैसे तो इंटरवल फंड्स क्लोज होते हैं, लेकिन बिकम ओपन एंडेड एट स्पेसिफिक इंटरवल, तो इन्होंने बीच में इंटरवल्स बना रखे कि इस समय आप जो है फंड्स को ओपन कर सकते हो। इंटरनेशनल फंड्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट इन कॉर्पस आउटसाइड इंडिया। ये ऐसे फंड होते हैं जो आपके पैसा इन्वेस्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया, बाहर के साइड में, फॉरेन में, हेंस एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क लग जाती है। एंड देन परफॉर्मेंस रिस्क ऑफ द एसेट्स क्लास वेयर द मनी इज इन्वेस्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड। इक्विटी फंड के टाइप्स, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, तो एक होता है लार्ज, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनी इक्विटी फंड्स क्या होती है, टॉप 100 कंपनी बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट की कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 कंपनीज होती है उसको बोलते हैं लार्ज कैप फंड। तो नेक्स्ट 150 मतलब 100 से 250 लाख तक की कंपनियां मिड कैप में आती है। बियॉन्ड 250, रैंक 251 ऑनवर्ड्स, इसको बोलेंगे अपन टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स। नेक्स्ट, large cap index and large cap funds that are considered to be the safest and sectoral funds are riskier funds among equity funds category। देखो जो लार्ज कैप इंडेक्स और लार्ज कैप फंड्स है वो सेफेस्ट है, एंड जो सेक्टरल फंड्स है ना वो सबसे रिस्कीएस्ट फंड है किसी भी इक्विटी फंड कैटेगरी के अंदर। ELSS की बात करें तो 3 ईयर लॉक इन पीरियड रहता है इसके अंदर, एंड प्रोवाइड टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख अंडर ATC। 1,50,10 का इसके अंदर टैक्स डिडक्शन रहता है। तो लार्ज, अब ये कैटेगरी अकॉर्डिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो देख लेते हैं अपन, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो टोटल अपनी कैटेगरीज दे रखी है। जैसे फर्स्ट है लार्ज कैप कैटेगरी, इसमें 80% आपका 80% ऑफ टोटल एसेट्स इन लार्ज कैप कंपनी। 80% लार्ज कैप में रहेगा। मिड कैप की लिए बात करें तो 65% रहेगा, स्मॉल कैप में 65% रहेगा, फ्लेक्सी कैप में 65% रहेगा इक्विटी के अंदर, एंड डायनेमिक एलोकेशन टू लार्ज मिड एंड स्मॉल। तो फ्लेक्सी में किसी में भी डायनेमिक एलोकेट हो सकता है। मल्टी कैप की बात करें तो 25% जो होगा वो लार्ज में होगा, 25 मिड में होगा, 25 स्मॉल में होगा। मल्टी कैप का मतलब 25 25 25, ठीक है। लार्ज मिड कैप का अगर कोई फंड है तो 35% ऑफ टोटल एसेट्स इन लार्ज एंड मिड। वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड है तो उसमें 65% रहेगा इसके टू फॉलो वैल्यू स्ट्रेटेजी। डिविडेंड में 65% डिविडेंड स्टिल, कॉन्ट्रा में 65% कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी, फोकस में 65% कंजिस्ट मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक। फोकस के अंदर 30 मैक्सिमम ले सकता है स्टॉक, ज़्यादा नहीं ले सकता। और सेक्टरल थीमेटिक है तो 80% ले सकता है सेक्टर थीम के अंदर। और ELSS है तो 80% ऑफ टोटल एसेट्स इन इक्विटी, सारा 80% जो इक्विटी में डाल देगा पैसा। 80 लार्ज, 65 मिड, 65 स्मॉल, 65 फ्लेक्सी, 25 मल्टी कैप, 35 लार्ज मिड, 65 वैल्यू फंड, 65 डिविडेंड, 65 कॉन्ट्रा, 65 फोकस, 80 सेक्टरल थीमेटिक, 80 LSS। ठीक है, डन। नेक्स्ट में बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेट फंड्स के बारे में। ओवरनाइट एंड लिक्विड फंड हैव द लोवेस्ट रिस्क ऑफ NAV वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो
तो सबसे लोवेस्ट रिस्क वाले फंड जो होते हैं ओवरनाइट एंड लिक्विड फंड्स होते हैं, और हैव द लोवेस्ट रिस्क ऑफ एन आई वॉलिटिलिटी, मतलब इनके एन जो वॉलिटिलिटी की बात करेंगे जो बहुत कम होती है। फ्लोटिंग रेट फंड जो होते हैं ना, तो टाइप ऑफ डेट फंड्स में है ओवरनाइट लिक्विड फंड्स, आगे और क्या है फ्लोटिंग रेट फंड्स। फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या करते हैं, दैट ऑफर लो मार्केट टू मार्केट रिस्क। गिल्ड फंड्स गवर्नमेंट फंड्स होते हैं दैट कैरी नो क्रेडिट रिस्क। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स एंड क्रेडिट रिस्क फंड्स हैव अ हायर क्रेडिट रिस्क एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ हायर कूपन। क्रेडिट रिस्क हाई है लेकिन आपको रिटर्न भी ज़्यादा देंगे। हायर यील्ड बॉन्ड्स फंड इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट दैट हैव लो क्रेडिट रेटिंग। और हाई यील्ड फंड्स ऐसे होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेट में, लेकिन क्रेडिट रेटिंग आपकी लो होती है। दे आर कंसिडर्ड एज रिस्किएस्ट फॉर फंड इन द डेट फंड फैमिली। तो ये डेट फंड फैमिली में सबसे रिस्किएस्ट फंड कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ स्कीम की बात करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्कीम में आएगा ओवरनाइट फंड, इन्वेस्टमेंट इन ओवरनाइट सिक्योरिटी हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 1 डे, एक दिन की मैच्योरिटी रहती है। लिक्विड फंड की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट इन डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटी विद मैच्योरिटी ऑफ 91 डे। तो लिक्विड फंड की मैच्योरिटी अप टू 91 डे रहती है ओनली। शॉर्ट टर्म डेट के अंदर क्या रहता है कि इसमें कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डेट फंड्स हैविंग इन्वेस्टेड इन डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में, एंड पोर्टफोलियो मैक्युलेशन ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 3 months to 1 year। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, और 80% जो है टोटल इन्वेस्टमेंट होगा हाई रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। और क्रेडिट रिस्क फंड इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, 65% ऑफ टोटल एसेट्स इन बिलो हाईएस्ट रेटेड इंस्ट्रूमेंट। मीडियम ड्यूरेशन फंड, this category consists of multiple debt funds investing in debt and money market security with portfolio Macaulay duration ranging with from 3 months to 1 year। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो दिस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डेट फंड्स इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटी विद पोर्टफोलियो 4 to 7 ईयर। मीडियम में 3 to मंथ, मीडियम टू लॉन्ग में 4 year to 7 year। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स इन्वेस्ट अक्रॉस ड्यूरेशन। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरेशन के भी अक्रॉस जाके पैसा इन्वेस्ट कर जाते हैं। गिल्ट फंड ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है मिनिमम 80% तो इसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फ्लोटर फंड ऐसे होते हैं जो 65% जो होते हैं फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये आपके डेट फंड हो गए। अब बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की। एक इंटरेस्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। व्हाट इज द क्रेडिट रिस्क ऑफ ए बॉन्ड? तो क्रेडिट रिस्क ऑफ ए बॉन्ड इज मेजर्ड बाय क्रेडिट रेटिंग। एक ऐसा बॉन्ड विथ लोअर क्रेडिट रेटिंग, जिसकी क्रेडिट रेटिंग लो है, कम है, दैट टेंड्स टू ऑफर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने देखा कि यार मैंने एक बॉन्ड खरीदा, इसकी रेटिंग तो लो आ रही है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई दे रहा है। इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ कूपन। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क है। एज इंटरेस्ट रेट गो अप, जैसे जैसे ब्याज की दर अगर बढ़ेगी बॉन्ड प्राइसेस गो डाउन। बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, नीचे चली जाएगी, महंगे हो जाएंगे। तो मतलब महंगाई अगर हो जाएगी तो दाम प्राइसेस के बॉन्ड डाउन डाउन हो जाएंगे, एंड मतलब ब्याज जो होगा वो, एंड इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस कैरी नेगेटिव कोरिलेशन, इन्वर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट का और बॉन्ड प्राइस का जो होता है वो नेगेटिव कोरिलेशन रहता है, इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट देखेंगे अपन यहाँ से, एज बॉन्ड्स टेनर इंक्रीज रेट रिस्क इंक्रीजेज। जैसे बॉन्ड टेनर इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगी।
द इंटरेस्ट रेट रिस्क इज मेजर्ड बाय मॉडिफाइड ड्यूरेशन। बेंचमार्क देख लेते अपन डेट फंड्स के। सबका अपना बेंचमार्क रहता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना सेट करते हैं। तो पहला रहेगा आपके ओवरनाइट फंड। इसका आपका रहेगा क्रिसिल का ओवरनाइट इंडेक्स। लिक्विड फंड का क्रिसिल लिक्विड फंड इंडेक्स। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का क्रिसिल का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट इंडेक्स। मनी मार्केट का क्रिसिल मनी मार्केट इंडेक्स। लो ड्यूरेशन फंड का क्रिसिल लो ड्यूरेशन डेट इंडेक्स। शॉर्ट ड्यूरेशन का AA शॉर्ट टर्म फंड इंडेक्स। मीडियम फंड ड्यूरेशन का मीडियम टर्म डेट इंडेक्स। मीडियम टू लॉन्ग फंड्स का मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इंडेक्स। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का लॉन्ग टर्म डेट इंडेक्स। डायनेमिक बॉन्ड का क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का तो क्रिसिल शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स। क्रिसिल मीडियम टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स। क्रिसिल लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स। क्रिसिल कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपोजिट इंडेक्स। मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, चाहे वो मीडियम टर्म का कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म का कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, या कंपोजिट इंडेक्स हो। क्रेडिट रिस्क फंड तो क्रिसिल का क्रेडिट रिस्क इंडेक्स हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, FMPs हैव नो मार्केट या पोर्टफोलियो रिस्क। MIP is debt oriented while balanced fund is equity oriented.